and maybe if you don't understand the language, maybe Hindi, then you can point it out and I will explain in English as well. ठीक है, so I'll share my screen. I think recording is started, so that's good. Just give me a moment. Screen, entire screen, and screen 2. Share. Okay, I hope my screen is visible, but that is dark black, so I'll just start with the slide. I hope it's visible to everyone. Okay, so Yes. today we are going to talk about fundamental part of the Azure. Azure क्या होता है, क्या काम आता है और हम इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो we'll start with the basics of Azure and Azure के बारे में जान के हम स्टार्ट करते हैं. So let's see. एंड दिस इज टारगेटिंग टू AZ 900. तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम दें या ना दें, but like entire syllabus is being covered which is relevant to AZ 900. अगर आपको फंडामेंटल सर्टिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी. तो हम इसमें देख लेते हैं क्या कौन-कौन सी चीज़ें इसमें कवर हो रही है. लेट मी जस्ट सेट अप माय पेन टूल. ओके, तो इसमें हमें विल अंडरस्टैंड अबाउट क्लाउड कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, वो थोड़ा समझेंगे. फिर हम उसकी एज्योर की जो कोर सर्विसेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द कोर सर्विसेज, विल डिस्कस अबाउट देम. एंड देन विल अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस, ट्रस्ट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद में हम देखेंगे कि प्राइसिंग और सपोर्ट क्या है, ठीक है? तो these are like categorized into this, and we'll explore one by one these all of the things. तो क्लाउड कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव में आप सोचते हैं तो 15 टू 20% वेटेज है इसका. और अगर कोर सर्विसेज का आप देखते हैं तो 30 टू 35% का वेटेज है. एंड देन सिक्योरिटी प्राइवेसी इज अबाउट 25 टू 30%. And the pricing and service level agreement, life cycle of the resources, etc., are going to cover 20 to 25% in AZ 900. Basically, this is talking about AZ 900, Azure Fundamental. ठीक है? Okay, so let's go and understand about the first thing, which is the cloud concept. Cloud का concept क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. ठीक है? सो कुछ कॉन्सेप्ट है क्लाउड के जिनके बारे में आप समझेंगे तो आपका 15 टू 20% सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा AZ 900 के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर आप जैसे 104 भी टारगेट करते हैं तो फंडामेंटल नॉलेज आपको आना चाहिए. या अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के पोजीशन के लिए कोशिश करेंगे तो आपको फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए, बिकॉज and these language or these fundamental are going to be used by the manager, by the client, by your colleagues. तो उस केस में अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है? इसीलिए आपको ये फंडामेंटल्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. थ्योरेटिकल आप अगर समझ सकते हैं तो यू इट विल मेक सेंस फॉर द अदर्स व्हेन यू कम्युनिकेट विद देम. और आपका एक्सपोजर भी उसमें थोड़ा पता चलेगा कि यस यू आर फेमिलियर विद द एज्योर एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज, और वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवांटेज या उसमें वेटेज मिलेगा, ठीक है? सो विल अंडरस्टैंड हियर अबाउट हाई अवेलेबिलिटी. तो हाई अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, वो क्या होती है, वो हम देखेंगे इसमें. तो डोंट वरी गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सो ये खाली ब्रीफली एक स्लाइड में कंपाइल किया हुआ है. विल गो वन बाय वन. सो
We will talk about high availability, we'll talk about scalability, we'll talk about elasticity, we'll talk about agility and fault tolerance and disaster recovery. तो आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे या जहाँ पे भी आप काम करेंगे, तो इनमें से कुछ वर्डिंग्स या कुछ शब्द आपको काम आएँगे। आपको कोई भी बोलेगा कि आई वांट टू मेक दिस एप्लीकेशन हाई अवेलेबल, तो आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहता है बाय हैविंग हाई अवेलेबिलिटी। या आपको ईमेल में भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी और मे बी टॉकिंग अबाउट हाई अवेलेबिलिटी, तो आपको समझना होगा कि what they are talking about, ठीक है। Then we will have to understand the principle of economies of scale। तो ये एक प्रिंसिपल होता है कि आप जितना बड़ा आपका एनवायरनमेंट होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका रिटर्न भी उसके पर्सपेक्टिव में आता है, ठीक है। तो उसकी कॉस्टिंग उतनी ही कम हो जाती है, जैसे कि अगर आप एक शॉप खोलते हैं और एक आप सुपरमार्केट खोलते हैं, तो सुपरमार्केट वाले की कॉस्टिंग ऑपरेशनल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है कंपेयर टू द शॉप, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो सब भी हम देखेंगे इसमें कि कैपेक्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर, मींस इन टर्म्स ऑफ एज्योर रिसोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज फॉर द आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी कोई आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो अगर वो सर्वर्स अपने ऑन प्रेमाइसेस खरीद के होस्ट करती है, तो उनको कॉस्टिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू बाय एवरीथिंग एंड देन दे आर गोइंग टू रन इट। सो देयर विल बी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड देयर विल बी कैपिटल कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये इस कॉस्ट के बारे में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, कहाँ पे काम आती है, एंड अंडरस्टैंड अबाउट द कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। तो रेंटिंग मॉडल इन शॉर्ट अगर बोलें, या कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या होता है, वो कैसे आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड देन वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आईएएएस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट दिस थ्री टर्मिनोलॉजीज। सो कौन सी चीज को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस या कौन से रिसोर्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस बोलते हैं, वो हम कैटेगरी करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से सर्विस को हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस। तो ये आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में काफी इंजीनियर जो पुराने हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किए, when they have confusion with this, तो ये doubts हम clear करेंगे, because this is important when we are working with the foreign clients। तो ये concept हमें clear होना चाहिए when we are talking about infrastructure service, what does it mean, what are the difference between three of these, तो वो मैं आपको अच्छे से explain करूंगा। Then we will compare and contrast, basically we'll see that how we can compare this service and what are the differences in between them, तो वो उसके बारे में हम discuss करेंगे। Then we'll describe the difference between public, private, and hybrid cloud models. So cloud is nothing. Cloud is just word which being used to hosting providers. Basically हम लोग पहले इसको hosting provider ही बोलते थे, लेकिन now they become like service provider because they are providing several IT services। तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर करके उनका टर्मिनोलॉजी नाउ इट इज फिक्स्ड। तो इसमें तीन तरीके की सर्विसेज होती है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। एंड वी विल कंपेयर these three different models। Okay, so let's begin with the first slide। So we are going to talk about cloud agility here। कि क्लाउड एजिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या व्हाट डज इट एक्सप्लेन बाय हैविंग क्लाउड एजिलिटी। और बेसिकली दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एजाइल वर्ड, ठीक है। तो एजाइल का क्या मतलब होता है या एजिलिटी का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। क्लाउड एजिलिटी इज एन एबिलिटी टू रैपिडली चेंज एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली वो चेंज कितना जल्दी से लेके आ सकते हैं आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू, कितना रैपिडली चेंज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द क्लाउड एजिलिटी इज कॉल्ड।
तो how agile your infrastructure is, basically this is what saying that how agile is your IT infrastructure. ठीक है, तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कितना एजाइल है या कितना फ्लूइड है, कितना जल्दी से वो चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्लाउड एजिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू इवॉल्व नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो आप जानते हैं कि बिजनेसेस में चेंजेस बहुत रैपिड होने लग गए हैं। पहले चेंजेस स्लो होते थे, बट आफ्टर हैविंग क्लाउड दे एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग शुड वर्क विद द क्लिक। जो काम हम लोग पहले बहुत लंबा टाइम लगा के करते थे, अब नाउ वी आर जस्ट डूइंग इट विद अ सिंगल क्लिक और यू नो अ फ्यू क्लिक्स ओनली। तो इस वजह से बिजनेस में अभी ये हो गया है कि क्लाउड आने के बाद में दे वांट द क्लाउड to be agile, and so it can be modified as per their requirement. So एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जल्दी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आईटी सर्विस प्रोवाइडर, जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है मान लो, ठीक है, और उसको अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट चाहता है कि उसका एनवायरनमेंट विद इन अ डे सेट हो जाए, ठीक है। उसमें उसको स्टोरेज भी चाहिए, उसको वर्चुअल मशीन्स भी चाहिए, उसको है ना डेटाबेस सिस्टम भी डिप्लॉय होना चाहिए। तो उसको रैपिड चेंज चाहिए, ठीक है। मे बी ही हैज़ इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। तो वो कितना रैपिडली आप उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सब आप इसको क्लाउड एजिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड टर्मिनोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड एज़ हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कितना अवेलेबल आप उसको कर सकते हैं। जैसे अगर डिमांड में कुछ चेंज होता है, तो जैसे एजिलिटी में तो ये हो गया कि आप जब डिमांड चेंज होती है तो कितना आप जल्दी से उसको अ, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कितना जल्दी उसको चेंज कर सकते हैं या क्या कितनी एजाइल आपका क्लाउड एनवायरनमेंट है, ठीक है? और सेम वे इट इज़ टू द सेम थिंग इज़ बीइंग यूज्ड फॉर व्हेन यू वांट टू रिड्यूस योर इंफ्रास्ट्रक्चर। So this is what the basically having advantage of cloud services कि जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आप उसको स्केल अप कर सकते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो स्केल डाउन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। And whenever you can say basically the companies have idea to reduce their costing part of the cloud. Earlier, they used to maintain the data center when they used to have huge costing, and it was reoccurring costing, and frequent like outages, and it used to happen because hardware failure और सब उन पे आता था. Now, because of the cloud service providers, they are not worried about the failure and these things, but still the costing is high for them. So वो उसको अपनी डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहते हैं. This is what they want to continue with. So next thing is high availability. High availability is called the ability of the application to continue running in a healthy state without significant downtime. By healthy state, we mean the application is responsive and users can connect to application and interact with it. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन टू कंटिन्यू रनिंग, अगर कुछ भी हो जाए वो चलती रहनी चाहिए। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो चाहे आपकी पावर चली जाए तो भी वो आपकी चलती रहनी चाहिए, चाहे वो आपका नेटवर्क आउट हो जाए तो भी आपकी चलती रहनी चाहिए, चाहे आपका डिस्क फेल हो जाए तो भी वो आपकी चलती रहनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि हाइली अवेलेबल है, कि वो टॉलरेंट है टुवर्ड्स दिस फेलियर्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। तो दिस मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे इंश्योर दैट देयर, लेट्स से जैसे amazon.com है, amazon.com है, वो भी क्लाउड पे चल रहा है, राइट? सो if that service down for maybe few minutes, it will they will lose a lot of business for them. So it's a huge loss for them, so they have to make it highly available, ठीक है।
कोई भी सर्विस जो कि पब्लिकली अवेलेबल है एंड इन ह्यूज डिमांड, जैसे कि फेसबुक हो गया या जैसे इंस्टाग्राम हो गया, अगर ये थोड़ी देर के लिए भी डाउन होती हैं, तो इट इज लाइक ह्यूज लॉस फॉर देम, यू नो, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, देयर पॉपुलैरिटी आल्सो श्रिंक्स। सो उनको ये कॉम्पिटिटिव, उनको ये इंश्योर करना है कि चाहे हमारा कोई भी सर्वर डाउन हो जाए, हमारा डेटा सेंटर डाउन हो जाए, हमारे कोई डिस्क फेल हो जाए, उसकी वजह से हमारी सर्विसेज इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। So they make it highly available. So this is what, you know, high availability is called, and this is what the concept of high availability is. ठीक है? And next is elasticity. So as we know, elasticity is like automatically add and remove resources based on demand. तो उसको हाउ इलास्टिक इट इज, जैसे कि इलास्टिक जिस बैंड होता है, उसको कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो इलास्टिसिटी वर्ड यूज होता है। उसका मतलब यही है कि अगर जैसे आपके पास में 1000 विजिटर्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, और लेट्स से उसमें 100,000 आ गए एक ही दिन में, तो आपका वेबसाइट कितना इलास्टिक है टू कैटर दिस डिमांड, है ना? तो ये इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स क्लाउड के पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो हाउ इलास्टिक इज योर सर्विसेज टुवर्ड्स द चेंज इन द डिमांड में बी, और मे बी द चेंज इन द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अगर आप विजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, तो मे बी यू कैन थिंक लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं कि जैसे कि आपका अगर कोई डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, डेटा एनालिसिस का काम हो रहा है या प्रोसेसिंग हो रहा है, और उसमें डिमांड चेंज हो रही है कि जैसे कि आपको 1000 रोज या 1000 फाइल्स आपको अपलोड हो रही है रेगुलर, बट अगर 100,000 फाइल्स अपलोड होने वाली है, तो आपका रिसोर्स रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा इसमें। तो हाउ इलास्टिक योर solution is to adopt this or to cater this demand, ठीक है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इलास्टिसिटी वर्ड भी यूज होता है, और इंडस्ट्री में जब भी यूज होता है आपको समझना है कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बेसिकली ये तीनों इंटर रिलेटेड वर्ड है, जो इंटरचेंजेबली यूज भी होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। हाई अवेलेबिलिटी लाइक एश्योरेंस है, इलास्टिसिटी एंड एजिलिटी इज लाइक चेंज इन द डिमांड है, ठीक है? Now, the agility we have already understood about this, and high availability also we have covered. So some of the example they have given, the system is easy to evolve. Okay, the application can evolve, change, modify depending on the business requirement. तो agility का दूसरा perspective ये भी है कि application को कितना जल्दी से आप change कर सकते हैं as per the requirement. ठीक है, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन को डिप्लॉय होना है, एप्लीकेशन को आपका न्यू एप्लीकेशन को नए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई नया फीचर ऐड कर लिया लेट्स से, या उसमें ह्यूज डिमांड आने वाली पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो आप कितना एजाइल है आपका एप्लीकेशन या आपका हार्डवेयर या आपका क्लाउड एनवायरनमेंट उस एप्लीकेशन को कैटर करने में, ठीक है? फिर दूसरा है जैसे हाई अवेलेबिलिटी में आपका कितना टॉलरेंट है वो हार्डवेयर फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई सा भी हार्डवेयर जैसे सर्वर फेल हो गया, डिस्क फेल हो गई, या आपका कोई नेटवर्क इक्विपमेंट डाउन हो गया, तो उसके टुवर्ड्स कितना टॉलरेंट है वो, है ना? एंड फिर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एप्लीकेशन में कुछ बग आ गई या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो अपडेट के पर्सपेक्टिव में अगर कोई अपडेट हुआ उसकी वजह से कोई फेलियर हो गया, तो उसके लिए कितना टॉलरेंट है आपका सिस्टम। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टॉलरेंट है आपका सिस्टम, तो वो हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहे हैं और आपका कोई रीस्टार्ट होना है, which is going to be a scheduled restart, and let's say you have critical resource running on that, तो कोई वेबसाइट आपका चल रहा है, तो वो कितना टॉलरेंट है वो भी आपका इसमें हाई अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है। अगर लोड चेंज हो जाए, जैसे कि 1000 यूजर से हम लोग 100,000 पे जा रहे हैं, तो वो लोड चेंज हो रहा है, तो उसपे कितना टॉलरेंट है या कितना
अगर उससे रिलेटेड कुछ रीस्टार्ट होना है, लोड चेंज से रिलेटेड, तो उससे कितना टॉलरेट कर सकता है वो सिस्टम। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है कवर होते हैं हाई अवेलेबिलिटी में, जिसमें कि ये इंश्योर किया जाता है कि इनमें से कुछ भी हो, हमारा ऐप रन करेगा। ऐप विल बी अवेलेबल online. So this is what how we will make it that our application is highly available. If anything of this is happening, application is not impacted. उसके लिए क्या-क्या हम रिसोर्स यूज़ करेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में टेक्निकल पार्ट में। बट फंडामेंटली वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, देन व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अचीव द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन रनिंग एज़्योर वर्चुअल मशीन हैविंग वेब टियर फॉर एग्जांपल एंड डीबी टियर। तो जनरली हमारा 2 या 3 टियर होते हैं, जैसे एक कि वेबसाइट को रन करने के लिए वेब टियर होता है, लॉजिक या एप्लीकेशन को रन करने के लिए एप्लीकेशन टियर होता है और डीबी टियर होता है। ठीक है? तो इन केस अगर हम वर्चुअल मशीन पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस को यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें अवेलेबिलिटी सेट करके एक ऑप्शन होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अलोंग विथ 2 इंस्टेंसेस, मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ वर्चुअल मशीन हम यूज़ कर सकते हैं, टू इंश्योर द हाई अवेलेबिलिटी। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया, ठीक है? कि हम कैसे हम रिडंडेंसी को यूज़ करके एन्श्योर कर सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी को, ठीक है? इसमें हम आगे डिटेल में जाएँगे, तब हम अच्छे से प्रैक्टिकली भी देखेंगे और इसकी टेक्निकल थ्योरी भी देखेंगे कि बिहाइंड द सीन हाउ इट रियली वर्क्स। तो अभी आप ऑन हाई लेवल ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? I'll move to next slide and one word is commonly being used or said is called scalability. So especially the management or the client they ask about how scalable is your solution is. तो स्केलेबिलिटी का भी काफ़ी यूज़ होता है और स्केलेबिलिटी क्लाउड के पर्सपेक्टिव में देयर आर 2 काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी। वन इज़ वर्टिकल स्केलिंग एंड द सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। उसको अभी ये इंटरचेंजेबल वर्ड है, तो इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर वर्टिकल स्केलिंग की बात कर रहा है, तो वो स्केलिंग अप की बात कर रहा है। तो ये सेम वर्ड है, बट सम पीपल यूज़ स्केल अप और स्केल डाउन वर्ड and some people will use vertical scaling and horizontal scaling. तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कौन से सिमिलर है, कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो वो आपको इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। कई बार ईमेल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है कि अ, मैनेजमेंट ने बोला है कि स्केल अप करिए और आपने स्केल आउट किया है, तो क्या डिफरेंस हो गया? तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंट, इट मेक रियली इम्पैक्ट। तो एज़ अ एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज़ डेवऑप्स इंजीनियर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज़ बिकॉज़ जब आप क्लाइंट के साथ में डायरेक्टली डील करेंगे, जब आप थोड़ा-सा सीनियरिटी लेवल पे आ जाएँगे, हो सकता है आपको वो क्लाइंट को डायरेक्टली या उनके टेक्निकल कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट में भी टेक्निकल होता है, कोई मैनेजर या उनका कोई रिसोर्स होता है, जो कि आपके साथ में कोऑर्डिनेट करता है एज़ अ टेक्निकल पर्सन और even on the communication because nowadays they collaborate on collaboration environment like ClickUp or some Jira or some of these this kind of tool project management tools। तो उस केस में फिर आपको ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? So what is the scalability we will understand, so it is increase or decrease the resources एंड सर्विसेज यूज्ड बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है? उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं हम। सो लेट मी सेलेक्ट पेन हियर, मे बी आई चूज द ब्लू वन, ओके। सो बेस्ड ऑन द डिमांड, अगर हमारी डिमांड और वर्कलोड भी बोल सकते हैं उसको, अगर ये इसमें कोई चेंजेस होता है, ठीक है? तो हम कितना जल्दी उसको स्केल कर सकते हैं, या तो स्केल अप करेंगे या फिर स्केल आउट करेंगे, ठीक है? तो एट एनी गिवन टाइम वर्टिकल स्केलिंग स्केल अप या इट विल एड मोर रिसोर्सेज टू एग्जिस्टिंग सर्वर, ठीक है? तो जब हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग, लेट्स से हमारे पास में एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है? ये एक वर्चुअल मशीन का सिंबल बनाया है मैंने, ठीक है? इसमें जैसे कि हम
बोल देते हैं कि 2 जीबी की रैम लगी हुई है एंड 30 जीबी का एचडीडी लगा हुआ है, ठीक है? जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, ठीक है? लेकिन अगर इसको हम स्केल अप की बात करेंगे तो इसी का हार्डवेयर को हम अपग्रेड करेंगे। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अपग्रेड, ठीक है? तो इसको अपग्रेड करके लेट्स से इफ वी आर डूइंग इट 4 जीबी ऑफ रैम एंड वी आर डूइंग लेट्स से 60 जीबी ऑफ एचडीडी, ठीक है? तो इस केस में हम इसको क्या कर रहे हैं? स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हम इसको बोल सकते हैं वर्टिकल स्केल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको डिनोट किया जाता है जनरली अगर सिम्बॉलिकली या डायग्राम में, इसको हम बड़ा बॉक्स बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्केल अप हो रहा है। मतलब इसी रिसोर्स को हमने बड़ा साइज़ का बना दिया है, ठीक है? दिस रिप्रेजेंट लाइक 2 जीबी से 4 जीबी चले गए, 30 से 60 हो गए, तो वो साइज़ में बड़ा हो गया। तो इसीलिए हम इसको कॉल करते हैं स्केल अप एंड या फिर वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल मीन्स उसकी हाइट बढ़ गई या वो साइज़ में बड़ा हो गया, ठीक है? नाउ the process of adding resources to increase the power of existing server. Here it is talking about existing server. ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, मीन्स उसी सर्वर का पावर हम बढ़ा रहे हैं। उसमें कोई नया सर्वर ऐड नहीं किया हमने, कोई एडिशनल अलग से कोई दूसरा रिसोर्स ऐड नहीं किया है। उसी सर्वर की पावर हमने बढ़ाई है, जैसे उसकी रैम कैपेबिलिटी हमने बढ़ा दी, जैसे उसकी हार्ड डिस्क या स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ा दी, या उसका जैसे 2 कोर सीपीयू था, ठीक है? तो उसको 4 कोर कर दिया, ऐसा। तो कोई भी कैपेबिलिटी या प्रोसेसिंग की या मेमोरी की या स्टोरेज की हमने पावर उसकी इंक्रीज़ कर ली। तो दिस इज़ कॉल्ड the vertical scaling and yeah, this is what the definition says about. Now let's understand what is the horizontal scaling, ठीक है? और जिसको हम स्केल आउट भी बोलते हैं। तो कई बार कम्युनिकेशन में ये भी होता है कि वी वुड लाइक टू स्केल आउट आवर रिसोर्सेज। अगर सामने वाले ने ऐसे लिख दिया कि वी वुड लाइक टू स्केल आउट, तो फिर वो चेंज क्या है या स्केल अप में चेंज क्या है, वो थोड़ा समझना है। ठीक है, तो स्केल आउट में क्या होता है, जैसे कि हमारी एक वर्चुअल मशीन है, फॉर एग्जांपल ले लो, ये एक VM1 है, और वर्चुअल मशीन 1 पे हमारा वेबसाइट चल रहा है, ठीक है? और वो वेबसाइट अब जैसे इट्स गुड इनफ फॉर 1000 यूजर्स, 1000 विजिटर्स बोल देते हैं, ठीक है? उनके लिए काफ़ी है। लेकिन हमारी डिमांड बढ़ रही है कि हमें और भी रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि अगर जैसे 1500 हो जाते हैं, ठीक है, विजिटर्स, तो उस केस में हम थोड़ा बहुत इसमें रिसोर्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल अज़्यूम करो कि हमने इसमें 4 कोर सीपीयू ऑलरेडी लगा रखा है, 16 जीबी ऑफ रैम हमने लगा रखा है, ठीक है? और लेट्स से 60 जीबी ऑफ एचडीडी हमने लगा रखा है। ये सब हमने कर रखा है इसमें ऑलरेडी। नाउ वी हैव अपसाइड लिमिट एज़ वेल, कि हम रिसोर्स को कितना बड़ा कर सकते हैं, पर उसके बाद में वो परफ़ॉर्म नहीं करता है। तो ये एक तरीके से अगर ग्राफ़िकली हम सोचें, तो हमने रिसोर्स बनाया, ठीक है? उसकी परफ़ॉर्मेंस रिसोर्स के, जैसे ये रिसोर्स की साइज़ के हिसाब से हम उसको, ये विज़िटर की डिमांड है, तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन बाद में वो फिज़ल आउट हो जाएगा। वो और इंक्रीज़ नहीं हो सकता, कितना भी रिसोर्स उसमें ऐड कर लो, ठीक है? तो एक लिमिट पे जाके वो उसको स्केल अप करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम स्केल अप कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमें एडवांटेज है। इस पॉइंट पे जाने के बाद में हमें स्केल अप करने का इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है। मेबी 1% अप मिल रहा है ना? 1 और 2%, लेकिन यहाँ पे हमें एवरी पेनी वी आर स्पेंडिंग, वी आर गेटिंग मोर रिसोर्सेज और बैंडविड्थ। तो उस केस में हमें स्केल आउट करना होता है। तो स्केल आउट में क्या होता है कि हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है? हम उसमें एक वर्चुअल मशीन और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये वाले थे हमारे 16 जीबी की, ठीक है? तो हम एक 16 जीबी का और ऐड कर लेंगे,
तो हमारे अगर विजिटर 1000 से 1500 के बीच में आ रहे थे, तो इट वाज़ ओके। बट लेट्स से अगर 1000 से 3000 हो रहे हैं हमारे विजिटर, ठीक है? तो उस केस में हम एक वर्चुअल मशीन और ऐड कर देंगे, उसमें लोड शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है? तो हो सकता है 1500 ये कैटर कर लेगा, 1500 ये वाली कैटर कर लेगी, तो ये स्केल आउट कर लिया हमने, ठीक है? हमने रिसोर्सेज़ को स्केल आउट कर लिया है, तो बेसिकली हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है मल्टीपल। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, हम जैसे चाहें और ऐड करते जाते हैं उसमें, तो वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, you know? So, another 1500 it will serve. So let's say if this is the assuming that this is the maximum limit, we can keep adding more and more resources, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर सर्वर्स, तो इसीलिए यहाँ पे जब मोर सर्वर की बात होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्केल आउट और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है? That function together as one unit, e.g. So adding more servers, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। आई थिंक एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, एनीवन? Okay, so I think looks good. Everyone understood this concept, so we'll move forward. And now here we are talking about the same thing basically, but it's like more in wordings like scalability of two type, vertical and scale up जो हमने डिस्कस किया, फिर horizontal scaling या फिर scale out, और उसको काउंट ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये एग्जांपल बताया इन्होंने, ठीक है? इंक्रीज इसमें कैपेसिटी हो जाएगी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर की, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वी डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम हियर। नाउ we'll talk about next concept which is the fault tolerance. fault tolerance क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। So let me just pick a pen. Okay. So fault tolerance हमारा जो आईटी इंडस्ट्री या क्लाउड इंडस्ट्री में किसको बोलते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो redundancy is often built into the cloud services architecture. So if one component fails, अगर एक कंपोनेंट हमारा फेल हो जाता है कोई भी, तो वो दूसरा कंपोनेंट बैकअप कंपोनेंट शुड टेक इट्स प्लेस, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। यस मोहम्मद, यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो कमल सर। हाँ जी। एक स्केल सेट भी होता है ना इसके अंदर? स्केल सेट, यस। हाँ, yes, we will discuss about that because these all things are to ensure the scalability of this, but यहाँ एक्चुअली यहाँ हम्म अभी नहीं, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। अभी अपने स्केलेबिलिटी के में अगर चल रहा है, मीन्स हम्म वो जो कंटिन्यू प्रोसेस चले उसके अंदर फिर स्केल सेट भी, मतलब मीन्स मेरा ऑप्शन था कि मिस ना हो जाए थिंग्स। नहीं नहीं, वो मिस नहीं होगा, वो आगे हम टेक्निकली पूरा देखने वाले हैं स्केल सेट। ओके, the reason is फाइन। that is not the terminology here. We are talking about the fundamental, you are talking here about the technical part, तो वो डिफरेंस है, वो हम अगले जो 3 हफ्ते होंगे उसमें पूरा कवर करने वाले हैं, एंड वी विल डू इट हैंड्स ऑन, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिकल भी पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है? ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्ट टॉलरेंस, कि हम इस वर्ड को कहाँ यूज करते हैं एंड वेयर इट्स बीइंग यूज्ड, ठीक है? तो फॉल्ट टॉलरेंस जब हम बोलते हैं कि हमें जैसे लेट्स से इफ आवर क्लाइंट हैज, या दीपाली यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ Actually, जी, I have one question. Yes. सर ये Azure का जो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जो है ओनली 3 or 4 weeks है। यस इट विल, आस्किंग फॉर ड्यूरेशन। कैन यू रिपीट प्लीज, थोड़ा सा आपका वॉइस क्लियर नहीं था, आई डिडंट गेट इट हाँ प्रॉपर्ली। यस, मीन्स इनका ड्यूरेशन, ये Azure प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का ड्यूरेशन कितना होगा सर? 3 weeks, 3.5 week maybe be for the Azure. ओके, एंड Azure विद DevOps? DevOps आपका 3 weeks होगा लगभग, and 1 week we will spend on the fundamental part. So see, total we'll try to cover entire
Azure Fundamental, Azure Administration, and Azure DevOps in total 8 weeks altogether. And sir, one more question. Actually, हाँ sir, जी। here DevOps, Azure DevOps and AWS DevOps both are different or similar? No, these both are different and जॉब रोल भी आपको डिफरेंट ही मिलता है उस केस में। वो ओपन सोर्स के टुवर्ड्स ज़्यादा जाता है और एज़्योर डेवऑप्स में आपको एज़्योर के साथ में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलने के चांसेस हैं। राइट? बिकॉज़ in that case you will go with the AWS resources, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी और जेंकिन्स और वो वाले सॉल्यूशंस आपको काम आते हैं उस केस में। तो यहाँ पे आपको एज़्योर डेवऑप्स में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि इसमें टास्क मैनेजमेंट वगैरह भी पूरा इसी प्रोडक्ट में हैंडल हो जाता है। उसके लिए कोई थर्ड पार्टी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। Even it's easy to train your team members. Let's say if you have, let's say, developers who are working with the Azure DevOps, it's really very easy to explain them the use of Azure DevOps compared to other product. वो भी अच्छा चल रहा है मार्केट में, जो जहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है, but this is one of the advantage because we are dealing with the Microsoft and Microsoft के पास में सब कुछ है, means basically they have their own database system, क्लाउड सिस्टम, सर्वर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी कुछ इसमें एडवांटेज हमें मिलता है। बिकॉज़ इट्स लाइक वन ह्यूज कंपनी हैविंग लॉट मेनी सॉल्यूशंस वर्किंग टुगेदर। तो उनका कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसानी रहती है हम लोग को। एज़्योर एंड एज़्योर डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके? Oh, yeah. ओके, Okay. Thank you. Thank you so much. ऑलराइट, वेलकम। Anyone else is having any question? I can take maybe. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप कोर्स पूरा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी आर टेकिंग, सी इट्स बेटर टू क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट व्हाई वी आर टेकिंग दिस कोर्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दिस बाय हैविंग दिस कोर्स। तो वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन कीपिंग अ डाउट इन माइंड। तो कुछ एडवांटेज जैसे मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग कंपनी, जिसके पास में प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है। आपको डेटा इंजीनियर बनना है, आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, आपको सिक्योरिटी देखना है, या आपको डेवलपमेंट बेस्ड, जैसे विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा इनका सॉल्यूशन है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है इनका, है ना? तो आपको डेवलपमेंट में इनकी खुद की जैसे डॉट नेट कोर वाला जो एप्लीकेशन है, वो यू कैन यूज इट फॉर डेवलपमेंट। वो काफ़ी इवॉल्व कंपनी है, उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें लगभग ऐसा कोई चीज़ लगता नहीं है कि कुछ मिस हो गया उनसे। सब कुछ इसी में उन्होंने ट्राई किया है और उनका बिल्डिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, तो उनका रेवेन्यू भी अच्छा है। और आपको जैसे फर्स्ट 2 इंटरेक्शन में मैंने बताया था कि उनका क्लाउड का जो एक्सपोज़र है या जो मार्केट शेयर है, वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है अभी। उसका मेन रीज़न ये है कि दे हैव द सपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस। डॉक्यूमेंटेशन उनका बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पे जाते हैं या एडब्ल्यूएस पे भी जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी आपको टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बट हियर इन द माइक्रोसॉफ्ट यू विल फाइंड ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन। बहुत बड़ा रिसोर्स है उनका डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग मटेरियल भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल, तो पूरा इकोसिस्टम है उनका टू हेल्प यू गाइस एंड हेल्प द क्लाइंट अल्टीमेटली। uh, and even the subscription, see, if you go for other resources where you want to practice your let's say cloud services, and you want to try it out, you won't get that support which we are getting from the Microsoft, because they are giving us let's say $200 for 1 month, and then a 12-month. Lot many services are free for various times। तो आप जब क्रिएट करेंगे, लर्न करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी कुछ एडवांटेज मिल जाता है हमें टू बिल्ड अ करियर एंड
टू बी फ्लेक्सिबल फॉर वर्किंग। दूसरी जगह इतना चांसेस नहीं है। देर आर अपॉर्चुनिटीज, आई एम नॉट सेइंग दैट देर आर जीरो अपॉर्चुनिटीज इन अदर फील्ड, बट या दिस इज वन गुड फील्ड एंड देर इज नो कोडिंग रिक्वायरमेंट एज वेल। आप अगर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनते तो आपको very minimal scripting you will have to do. You will not even have to do any coding, you know. No Python needed, no any language is needed to do the implementation of the resources and all those things. So it's really easy to work with this product. If there is any question, I think all right, so let's continue with this. तो हम जब फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा अगर ऑन प्रेमाइसेस भी कोई सर्वर है या घर पे भी हमारा लैपटॉप या ऐसा कोई इक्विपमेंट है, जैसे कि हम ज़्यादातर लोग कुछ जिनका डेटा होता है दे वांट टू स्टोर, तो उनका स्टोरेज सिस्टम होता है, राइट? स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें डिस्क लगी होती है, मल्टीपल डिस्क, ठीक है? तो वो इसमें मिररिंग करते हैं। अगर आपने मिररिंग सुना हो या रेड कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो इसीलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर कोई डिस्क फेल हो जाए उनकी, तो दूसरी डिस्क पे उनका डेटा मिल जाए। ये बेसिक एग्ज़ाम्पल है फ़ॉल्ट टॉलरेंस का। उसी तरीके से अगर हमें क्लाउड पे हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं, जैसे कि हमारा क्रिटिकल वेबसाइट कुछ चल रहा है जिसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड एज़ वेल एज़ दे आर मेकिंग श्योर दैट इफ वन वर्चुअल मशीन इज़ डाउन स्टिल 2 आर सर्विंग। तो अगर डेटाबेस सिस्टम है, लेट्स से वी हैव डीबी सिस्टम, there are several solutions available where you can make it highly available. तो आपका अगर एक कॉपी आपका फेल हो गया है तो दूसरा कॉपी आपका टेक ओवर कर लेगा। तो ये इस फीचर को हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, दैट वन कंपोनेंट फेल्स, बैकअप कंपोनेंट टेक्स इट्स प्लेस एंड इट विल बी अ सीमलेस ट्रांजिशन। तो दिस इज रेफर टू एज फॉल्ट टॉलरेंस अगर वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। And it ensures that your customer aren't impacted when an unexpected accident occurs. ठीक है? अगर आपका कोई एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है और आपका अगर क्लाइंट का रिसोर्सेज आपने होस्ट कर रखा है उसमें, it's going to impact your SLA, maybe you are going to get a penalty or charges for that. So उसमें काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस होती हैं। तो ये आपको इंश्योर करवाता है कि आप फॉल्ट टॉलरेंट हैं कि नहीं है। तो दिस कैन बी अ टर्म इन द एग्रीमेंट एज वेल। तो एग्रीमेंट के या लीगल पर्सपेक्टिव में भी इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है वो देख लेते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम रेयर बट मेजर इंसिडेंट्स। ठीक है, तो पहले टाइम में क्या होता था कि अगर हमारा डेटा सेंटर है और लेट्स से वी हैव पावर आउटेज और मे बी फ्लड सिचुएशन समथिंग, देन उस डिजास्टर से रिकवर करने में महीनों लग जाते थे, right? Because we have to rebuild maybe data center, maybe we have to recover the data. So it was a long process, right? But now अभी क्लाउड में हम लोग को ये एडवांटेज है कि हम डीआर साइट का सर्विस भी ले सकते हैं और वी कैन रिकवर और डेटा। सो एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम रेयर बट मेजर इंसिडेंट, non-transient wide scale failure such as service disruption that affect the entire region. Disaster recovery include the data backup and archiving, ठीक है, and may include manual interventions such as restoring the database and तो बेसिकली डिजास्टर रिकवरी जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज होता है कि जैसे लेट्स से you are in, let's say, Maharashtra, okay, and you have data center there, right? Data center in Maharashtra, and let's say there is a calamity or like famine or something is going on which is really impacting your power source on in that region, then you can have one server or one resource in Gujarat maybe, okay. So here at least you can have your data replicated and you can start and start using the services from here. So there is a regional, this is like one region, this is another region. So हो सकता है कि आपकी कैलेमिटी से आपको बचा ले, या हो सकता है कि जैसे कि
वेस्ट बंगाल में हो गया तो काफ़ी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे अगर कोई कैलेमिटी है जैसे कि बाढ़ है या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। आप हो सकता है मल्टीपल डीआर साइट बना सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप डीआर साइट 3 भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप अलग-अलग रीजन में अलग-अलग डीआर साइट बना सकते हैं। By making this will make sure that your data is protected and highly available as well. ठीक है? तो this is called disaster recovery. So you can recover your data from your disaster or DR site. So these are regional, separation of the data. Now, so far we are talking about the theoretical part, and in fundamental, basically we will have this, content where we will understand this key terminology which are being frequently used by the managers. Your superiors will definitely be using these words. They will not be talking about that we will add a virtual machine. They will say that we want to make it highly available. So by doing the scaling out and these words they will be using. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन रखना है, ठीक है? So let's see what is the meaning of economics of scale. क्यों ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज एबिलिटी टू डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो हर कंपनी का फोकस होता है कि हमें कम बजट में ज़्यादा रिसोर्सेज मिले या क्लाउड सर्विसेज मिल सके और एट अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? तो उनका यही फोकस होता है कि हम कैसे इसमें पर यूनिट पे या हमारे रिसोर्स रिक्वायरमेंट पे हम कॉस्ट को कम कर सकें व्हेन ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल, ठीक है? ठीक है? द एबिलिटी टू एक्वायर हार्डवेयर एट लोअर कॉस्ट देन द सिंगल यूजर और स्मॉलर बिजनेस वर परचेजिंग इट। The cloud providers can also make deals with local governments and utilities. तो ये बेसिकली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है because like let's say Microsoft is having is having a large data center, ठीक है? And it's a big company, so they have multiple data center, right? Data center in India, maybe in central India we have data centers. So central India we have, in West India we have, and in South India we have 3 data centers, and these are interconnected. तो अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक डेटा सेंटर बनाएंगे, तो we cannot compete it, because their scale is high. So if we say their scale is like 1 billion or something like this, we cannot compete with them, right? So in that case, their investment is higher than us, their resources are larger than us. They can more cost effectively they can serve, or provide these services which we are trying to build up if our own. तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये है कि जितना बड़ा आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा या क्लाउड प्रोवाइडर होगा, उतना उसको सस्ता होगा और उतना सस्ता आपको वो दे सकता है। दिस इज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट कि हो सकता है उनके साथ में गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट है, हो सकता है उनको कुछ रिबेट मिली हुई है, हो सकता है उनका स्केल इतना बड़ा है या उनकी साइज इतनी बड़ी, कंपनी साइज या जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट साइज, उनके डेटा सेंटर का स्केल इतना बड़ा है कि वो आपको जो सर्विसेज जो इजीली आपको दे पा रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअली एक्वायर करना चाहेंगे या इवन एज अ स्मॉल कंपनी इफ यू आर ट्राइंग टू एक्वायर इट, it is going to cost you hugely, right, compared to their, so competing with them is really difficult. So this is what we call economics of scale, that we can acquire our resources or our requirement at lower cost. That's why we are moving towards the cloud. तो क्लाउड का मार्केट क्यों बढ़ रहा है, एक आप इसमें अगर आप ये भी देखते हैं, वो इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ स्केल। दैट छोटी कंपनी हमेशा सोचेगी कि हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम इतना नेटवर्क इंजीनियर को रखो, उसके बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को रखो, वो उन सबको आप ऑर्गेनाइजेशन में रखो, उसके बाद में डेटा सेंटर बिल्डअप करो, उसको कूलिंग प्लांट लगाओ, उसकी बैकअप पावर इंश्योर करो, फिर उसके रिडंडेंट इंटरनेट सर्विसेज इंश्योर करो कि वो अवेलेबल रहें। इतना सब करने से अच्छा है कि क्लाउड पे जाओ, एज्योर पे एक वर्चुअल मशीन खरीदो, उसका पर आवर पे रेंट दो और यू आर
easy to, you can immediately start your work without having this all investment. So this is what have the advantage having a cloud service. And that's why the small companies, medium sized companies, they all are rushing towards the cloud services. And cloud services also getting cheaper and cheaper day by day. The reason is क्योंकि उनका स्केल बहुत बड़ा है, वो आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो आराम से आपको एट लोअर कॉस्ट और लोअर प्राइस दे कैन सर्व इट यू. तो आई थिंक we have covered so many concepts today, and I think for today maybe we can wrap it up on this note, and from tomorrow we will continue from here. So we have covered so many terminologies or fundamental part here. So up to this point we have covered, and now we have to cover this part. So from tomorrow onward we will continue from here. Any question we can take, and we can then wrap it up. If you have any doubt, any question, last chance. All right, I think Nirav, if you have to say anything, maybe you can say, and then we can conclude. All right, so I think Nirav is not available maybe. So I think thank you everyone, and we'll see you on Monday. So next class we are going to have on Monday, same time we'll keep for the fundamental. And later on, so अगर किसी को टाइम रिलेटेड इशू है तो वो भी बता सकते हो आप. आपको ये टाइम कंफर्टेबल है या थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो ठीक रहेगा इसमें? मे बी कैन वी मेक थोड़ा इट जल्दी Sir, this time is comfortable. Sir. दिस टाइम इज कंफर्टेबल? Yes. मेरे को तो Okay. थोड़ा Yes, sir, इशू है. comfortable. अच्छा, एक वन बाय वन प्लीज. सो आई एम नॉट मेकिंग सेंस. कौन बोल रहे हैं आप? अनिकेत, राइट? अंशुल. अंशुल. ओके. अंशुल, क्या टाइम आपको सूटेबल है? सर 8 या 8:30 हो जाएगा तो थोड़ा मेरे को लॉग इन करने में सही रहेगा. मेरे को शिफ्ट रहती है 10 बजे से. तो मेरे को रहती है. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? अगर 8:30 करते हैं तो कोई इशू? एनीवन इज हैविंग कंसर्न? हो सकता है किसी का No issue with the 8:30. It's fine. 8:30 is 9 okay? is fine, sir. 8:30 is Fine. okay. 8:30 is issue, sir. If anyone has issues with, please talk with them. ठीक है, तो चलो हम लोग इसको मंडे को डिसाइड करते हैं. लेट्स कीप दिस ऑन मंडे एट द सेम टाइम, बट लेटर ऑन मे बी विल डिस्कस एंड विल सी व्हाट टाइम वी कैन फिक्स इन. चलो 8:30 वाले, चलो वोट करो आप अलग अलग चैट में. आई थिंक 8:30 टाइम इज कंफर्टेबल. ओके. नंबर ऑफ वोटिंग, सो 8:30 का एक ही वोट आया है. 8:30 मोर. Yeah, please write your time. So I think maybe we can look into it. 8:30 is most of the votes are for 8:30. और कुछ 9 बजे भी कंफर्टेबल होंगे शायद. ठीक है, ठीक है. आई थिंक लिटिल बिट वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज. आई थिंक मे बी अंशुल, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टाइम मे बी इधर वी कैन डू इट 8:30 और मे बी वी कैन कीप इट 9, बिकॉज थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो मे बी इट्स गोइंग टू टेक 1.5 hour और मे बी 1 or 1 hour 15 minutes समथिंग लाइक दिस, बिकॉज उसमें हम लैब भी कवर करने वाले हैं साथ में. तो हैंड्स ऑन भी करेंगे, उसमें थ्योरी भी करेंगे. तो हो सकता है 2-5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, तो 1.5 hour तक भी स्ट्रेच हो सकता है. तो मे बी वी कैन थिंक ऑफ दिस, but yeah, most of the vote are towards 9 and 8:30. So most of the people are comfortable with this. So we'll decide, no problem. On Monday we'll decide and finalize this. All right. All right. Thank you everyone. So we can conclude on this note and see you on Monday. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Good night.